साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत में दल परिवर्तन कानून या दल परिवर्तन अधिनियम पर परिचर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि यह कब लाया गया, क्यों लाया गया, इसके गुण और अवगुण मतलब लाभ और हानि दोनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें कब सुधार किया गया, किनके द्वारा इस पर सुधार के लिए कदम लाए गए या उठाए गए, और साथ ही बीच बीच में बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताते चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले यह समझिए कि आखिर ये दल परिवर्तन होता क्या है। दल परिवर्तन का मतलब हुआ एक दल से दूसरे दल में चले जाना। आपने सुना होगा कि अमुक पार्टी में कोई विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसमें एक महीन अंतर है। यदि कोई व्यक्ति सांसद होते हुए एक कृत्य करता है, अर्थात सांसद या विधायक होते हुए यह कृत्य यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो वहाँ पे ये दल परिवर्तन कानून लागू होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पार्टी का सदस्य होते हुए एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो वहाँ पर फिर ये दल परिवर्तन कानून या दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो मामला है मतलब दल बदल अधिनियम का जो मामला है वो सीधे सीधे सांसद और विधायकों पर लागू होता है। अर्थात कोई किसी पार्टी के या अन्य किसी भी प्रकार से सांसद या विधायक है तो उस पर यह मामला लागू होगा। लेकिन यदि सिर्फ पार्टी का सदस्य है तो उस पर यह मामला लागू नहीं होगा। ये मोटा सी चीज़ है जिसको आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होगा, उसके जितने भी प्रावधान हैं वो लागू होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है तो उस पर ये अधिनियम लागू नहीं होंगे। उस पर फिर पार्टी जो अपना कार्य करना होगा करेगी। क्यों? क्योंकि संविधान में पार्टियों के बारे में कोई वर्णन नहीं है। वर्णन किसके बारे में है? सदस्यों के बारे में। तो देखिए, एक घटना हुई थी, आपने पढ़ते समय पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा कि हरियाणा में कोई एक विधायक थे। उनका नाम गया राम था या गया लाल था, जो भी आप समझ सकते हैं। बहुत जगह गया राम मिलता है, बहुत जगह गया लाल मिलता है। उन्होंने एक ही दिन में 2-3 पार्टियां बदल ली। कहा तो जाता है कि 5 पार्टी बदल ली या 15 दिन के अंदर 5-7 पार्टी बदल ली। कहने का तात्पर्य है कि वो भारतीय राजनीति में दल बदल के लिए प्रसिद्ध हो गए और उनकी जो निष्ठा थी वो बहुत जल्दी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदलने लगी। तब से राजनीति में वैसे व्यक्तियों के लिए जो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, उनके लिए एक राजनीतिक व्यंग चला और व्यंग का नाम था आया राम गया राम। चूँकि उनका नाम गया राम या गया लाल था तो उसी के आधार पर यह व्यंग चला आया राम गया राम। जब यह मामला धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा, देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। कालांतर में नए नए पार्टियां उभरने लगी, लोग सत्ता में शामिल होने के लिए ललायित होने लगे और साथ ही सत्ता बनाए रखने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां थी वो जोड़ तोड़ करने लगी। तो उस पहले कोई कानून वैसा था नहीं। मान के चलिए कि किसी को बहुमत के लिए 100 विधायक चाहिए या सांसदों की 200 या 250 या 300 चाहिए, सदस्यता चाहिए। अब किसी को 1-2 पार्टी सदस्य घट रहे हैं, मतलब सरकार बनाने के लिए 1 या 2 सदस्यों की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे? किसी पार्टी से 1-2 सदस्य को अपना बुला लेंगे, भाई आ जाओ मेरी तरफ, चलो तुम ही रहो, कुछ मंत्री बन जाओ, ठीक रहेगा। तो इस तरह की घटनाएं जब बढ़ने लगी तो राजनीतिक पार्टियों ने सोचा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो सरकार के जो अस्थायित्व है कहीं न कहीं वो समस्याग्रस्त हो जा रही है। और जब सरकार का अस्थायित्व समस्याग्रस्त होगा तो कहीं न कहीं देश संचालन में, राज्य संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। और ये व्यवहारिक चीज़ भी है कि कोई एक पार्टी चुनाव लड़ी, सत्ता में आई और उसके कुछ सदस्य भाग गए और दूसरे के साथ सरकार बना लिए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने इस पर एक सुधार किया। सुधार क्या किया? उन्होंने एक 52वां संविधान संशोधन लाया। क्या लाया? 52वां संविधान संशोधन। कब लाया? 1985 में। किनके द्वारा लाया गया? राजीव गांधी के द्वारा। और उन्होंने उसमें कुछ प्रावधान किए। हालांकि कालांतर में इसमें भी सुधार कर दिया गया। उस सुधार को हम आगे समझेंगे। पहले इस पूरे वांग्मय को समझ लेते हैं।
देखिए ध्यान दीजिए, प्रारंभ से पहले एक ही पार्टी की सरकार होती थी तो इस तरह के मामले बहुत कम थे। कालांतर में जब पार्टियां बनने लगी, बहुत तरह की पार्टियां बनने लगी, सरकार बनाने के लिए गठजोड़ चलने लगे, तो इस अव्यवहारिक समस्या उत्पन्न हो गई। अब समस्या यह होती थी कि कौन सी पार्टी के जो सदस्य हैं कितनी देर रहेंगे, इसके बारे में कहीं पर कोई कानूनी प्रावधान था नहीं। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान बनाया था, सांसद बनाया था, सांसदों के बारे में बनाया था, पार्टियां तो उन्होंने बनाई नहीं थी, तो पार्टियों के बारे में ऐसा कोई नियम निर्णय भी उन्होंने नहीं बनाया था। जब ये मामले बढ़ने लगे तो कालांतर में हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो लोग थे, हमारे जो राजनीतिक बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस पर बैठ करके विचार किया और कालांतर में एक अधिनियम लाया। उस अधिनियम का नाम क्या दिया? 52वां संविधान संशोधन। कब लाया गया? 1985 में लाया गया। किस चीज़ के लिए लाया गया? दल परिवर्तन के बारे में लाया गया। याद रखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाई गई थी, दल परिवर्तन से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें रखे गए थे। अमूमन परीक्षाओं में प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि दल परिवर्तन या दल बदल से संबंधित अधिनियम है तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखिए कि इस संविधान संशोधन के द्वारा कोई नई चीज़ें या नई बातें, नए अनुच्छेद नहीं जोड़े गए। कुछ अनुच्छेदों में कुछ परिवर्तन किए गए और साथ ही एक नई अनुसूची जोड़ दी गई। क्या जोड़ी गई? एक नई अनुसूची, जिसको 10वीं अनुसूची बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10वीं अनुसूची। तो परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि दल परिवर्तन से संबंधित अनुसूची है, कौन सा? 10वीं अनुसूची। कब लाई गई 10वीं अनुसूची? 1985। किसके द्वारा लाई गई? तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। और किससे संबंधित है? तो दल परिवर्तन या दल बदल से। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। और इस यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल संविधान थे उसके 4 अनुच्छेदों में 101, 102, 190 तथा 191 में कुछ परिवर्तन किए गए। याद रखिए, पूरा परिवर्तन नहीं किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए। 101 और 102 तथा 190 और 191। 101, 102 जो है वो सांसदों के एवं 190 और 191 विधानमंडलों के सदस्यों के योग्यता अयोग्यता के बारे में अनुच्छेद है। उन्हीं में कुछ परिवर्तन किए गए और इन सबको समाहित करके 10वीं अनुसूची में डाल दिया। तो ये जो है वो दल परिवर्तन के साधारण सी बात थी जो प्रारंभ में थी। अब इसमें क्या है? निर्भरता और अपवाद। अब कहिए कि ये अपवाद क्या है और निर्भरता क्या है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई कि किस किस आधार पे दल परिवर्तन को वैध माना जाएगा और किस किस आधार पे दल परिवर्तन को अवैध माना जाएगा। अर्थात मैं एक सांसद बना और किस स्थितियों में मैं अपनी पार्टी का और सदन का सदस्य बना रहूँगा और किन स्थितियों में दल परिवर्तन के आधार पर, अन्य बातों पर नहीं, किस आधार पर मैं अयोग्य हो जाऊँगा। समझ रहे हैं? यानी कि दल परिवर्तन जो होगा उसमें किस किस आधार पे चेंजिंग हो सकता है और किस किस आधार पे हम अपवाद के स्वरूप बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे विधानमंडलों में, हमारे सांसदों में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं चुने हुए सदस्य जो किसी पार्टी से चुने जाते हैं। जैसे कोई एक सदस्य हैं जो भाजपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से या किसी पार्टी से चुने जाते हैं। एक सदस्य होते हैं वो निर्दलीय होते हैं। बात समझ रहे हैं? एक सदस्य होते हैं निर्दलीय होते हैं। तीसरे प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, किसी न किसी पार्टी के द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं। और वो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी सदन के सदस्य होते हैं। तो हमारे यहाँ जो विधानमंडल है, विधायिका है, उसमें मुख्यतः 3 तरह के सदस्य होते हैं। और ये जो दल परिवर्तन कानून है वो तीनों पे लागू होता है। तो जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि निम्न में से किन पर दल परिवर्तन लागू होगा या नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों पर लागू होता है। समझ रहे हैं? दल परिवर्तन कानून जो है वो मनोनीत, निर्दलीय और चुने हुए, तीनों पर, चुने हुए मतलब किसी पार्टी से चुने हुए, तीनों पर लागू होता है। और कुछ ऐसी स्थिति है जहां पे लागू नहीं भी होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमने चीजें बताई अमूमन परीक्षाओं में यही चीज पूछा जाता है। इसके बाद जब डिटेल से पूछा जाएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए, पहला निर्भरता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दल को छोड़ता है, मान के चलिए कि मैं कांग्रेस से या भाजपा से पार्टी का सदस्य विधायक हूं या सांसद हूं और हमने भाजपा छोड़ दिया, हमने कांग्रेस छोड़ दिया, तो मेरी सदस्यता भी चली जाएगी।
याद रखिए, हर पार्टी जो होता है, हर सांसद जो होते हैं वो अमूमन किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, किसी न किसी पार्टी के आस्था से अपनी आस्था को जोड़े रहते हैं, या किसी न किसी पार्टी के झंडा को ढोते हैं, उसके विचारधारा को लेकर के लोगों के पास जाते हैं और लोग उन्हें वोट देते हैं। अब मैंने दल छोड़ दिया तो फिर चूंकि हमने दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था तो हमारी सदस्यता भी चली जाएगी। अर्थात कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दल छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, अर्थात वह दल बदल अधिनियम के तहत उसकी सदस्यता चली जाएगी। दूसरा क्या है, सदन में दल के निर्देश को नहीं मानता तथा 15 दिनों के अंदर क्षमादान नहीं पाता। अब देखिए ये मामला क्या है। पहला तो समझ में आ गया कि कोई किसी भी दल का सदस्य है और वो दल छोड़ दिया तो उसकी सांसदी चली जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, जब कोई कार्यकर्ता सदन का सदस्य बनता है तो उसके पास दो चीज़ें होती हैं। पहला, वह सदन का सदस्य होता है, दूसरा वह राजनीतिक दल का सदस्य होता है। जब कोई व्यक्ति दल को छोड़ा तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी, इतना ध्यान रखें। दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति होती है कि जब वह अपने दल के बात को नहीं मानता। आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने सदन में व्हिप जारी किया। व्हिप जारी करने का मतलब हुआ एक निर्देश जारी किया। पार्टी जो है अपने अनुशासन के लिए किसी न किसी व्यक्ति को रखती है और वो व्यक्ति समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं और सदस्यों को वो निर्देश मानना अनिवार्य होता है। मामला देखिए, यहीं पे मामला जब आया तो बाद में कालांतर में कोर्ट में चला गया। खैर उसको बाद में परिचर्चा करेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए कि हर सदस्य जो होता है अपनी पार्टी के गाइडलाइन को मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन यहाँ पे शर्त है। कहाँ पे मान्य है? विधानमंडल, सदन के अंदर, बाहर नहीं। मान के चलिए कि कोई एक विधेयक आ रही है, वहाँ पे भाजपा ने व्हिप जारी किया। मैं भाजपा का सदस्य हूँ या मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी ने व्हिप जारी किया कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना है या हमें इस विधेयक का विरोध करना है। तो मान के चलिए पार्टी ने बोला कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना है, तो सदन के सदस्य होने के नाते हमें उस विधेयक के विरोध में ही करना होगा। अर्थात यदि पार्टी ने विरोध में बोला तो हमें विरोध में ही मत देना होगा और पार्टी ने यदि समर्थन में बोला तो हमें समर्थन में ही मत देना होगा। ये नियम है। लेकिन सदन के बाहर हम उस विधेयक के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो चलेगा। ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी के या भाजपा के एक बड़े लीडर ने अपने दूसरे बड़े लीडर के बारे में बोला कि यह पार्टी का वक्तव्य तो नहीं है, उनकी अपनी अंतरात्मा की बात हो सकती है। तो ये जो अंतरात्मा की बात है वो सदन के बाहर चलेगी, सदन के अंदर अंतरात्मा की बात नहीं, पार्टी की बात चलेगी। तो जब कोई आदमी या जब कोई सदस्य दल के निर्देश को नहीं मानता तथा 15 दिनों के अंदर क्षमादान नहीं पाता तो उसकी सदन की सदस्यता चली जाएगी, दल की सदस्यता चली जाएगी, सदन की सदस्यता चली जाएगी। बोलिए कि सर भैया ये तो हर जगह हमने भी सुना था, 15 दिनों के अंदर क्या? 15 दिनों के अंदर एक प्रावधान रखा गया कि हो सकता है कि कुछ मामले ऐसे आए जहाँ पे पार्टी उनको क्षमादान कर दे, तो फिर ये चीज़ें रह सकती हैं और वो सदन के सदस्य भी रहेंगे, दल के भी सदस्य रहेंगे। ये क्या कहते हैं, एडिशनल है, जोड़ा गया। तो यानी कि जब कोई सदस्य दल के निर्देश को, व्हिप को नहीं मानता है तो उस स्थिति में उसकी सदन की सदस्यता चली जाएगी। पहले दल की सदस्यता चली जाएगी, फिर सदन की सदस्यता चली जाएगी। तीसरा है, देखिए ये दोनों क्या था, निर्वाचित सदस्यों के लिए किसी पार्टी से, ये दोनों क्या था, किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के लिए। किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो शर्त है। पहला, यदि वह स्वेच्छा से दल छोड़ देता है उसकी विधायकी या सांसदी चली जाएगी। यदि वह पार्टी के गाइडलाइन को नहीं मानता है सदन के अंदर, ध्यान रखें परीक्षाओं में यदि पूछ दे तो गड़बड़ा मत जाइएगा, जो भी गाइडलाइन हमें मानना है वो सदन के अंदर मानना है, सदन के बाहर नहीं। सदन के बाहर हो सकता है कि हम उस चीज़ से बाहर एक अपना विचार को रख सकते हैं, हालांकि हम उनको रखते नहीं हैं, लेकिन हम रख सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसके लिए हमारी सांसदी या विधायकी नहीं चली जाएगी। लेकिन सदन के अंदर हमें पार्टी के गाइडलाइन को मानना ही होगा। तीसरा है निर्दलीय। निर्दलीय के लिए क्या रखा गया है कि यदि कोई निर्दलीय चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह अयोग्य हो जाएगा। अर्थात मैं निर्दलीय विधायक बना, निर्दलीय सांसद बना और चुनाव के बाद मैं भाजपा या कांग्रेस में शामिल हो गया तो मैं अयोग्य हो जाऊंगा।
मेरी सदस्यता चली जाएगी। तो क्या मैं मंत्री नहीं बन सकता हूँ? जरूर बनूंगा। आपने सुना होगा कि किसी किसी राज्य में, झारखंड में एक निर्दलीय जो थे वो मुख्यमंत्री बन गए। सब बन सकते हैं, बस किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक निर्दलीय जो सदस्य है वो मंत्री बन सकता है, मंत्री के अलावा कुछ भी बन सकता है, बस वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होगा। यदि वो पार्टी में शामिल होगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ध्यान रखेंगे, निर्दलीय के साथ क्या है, वह कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी पद धारण कर सकते हैं, बस किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे। तीसरा क्या होता है? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य के लिए रखा गया है कि नाम निर्देशित सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है। यदि वह 6 माह बाद किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी जो सदस्यता हो खत्म हो जाएगी। अब ध्यान से दीजिए, मान के चलिए कि मुझे कोई पार्टी में अमूमन जो नाम निर्देशित होते हैं किसी न किसी पार्टी से ही होते हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो कोई व्यक्ति नाम निर्देशित सदस्य बना किसी भी पार्टी से, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, कालांतर में 6 महीने के बाद वो किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर इस स्थिति में उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, निर्देशित के लिए क्या है कि सदस्य जो है 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, यानी कि 6 माह बाद, 6 माह उसको विशेषाधिकार दिया गया है, वह 6 माह के अंदर में कोई घोषणा कर सकता है। अमूमन देखिए, जो जिस पार्टी से क्या कहते हैं निर्देशित होता है उसी पार्टी का वो सदस्य माना जाता है। और यदि 6 माह बाद वो घोषणा करता है कि नहीं मैं अमुक पार्टी से नहीं, मैं अमुक पार्टी से हूँ, तो फिर उसकी सदस्यता जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 3 प्रकार के सदस्यों के लिए अलग अलग क्या है शर्त रखी गई है, उनकी निर्भरता से संबंधित, यानी उनकी अयोग्यता से संबंधित दल बदल अधिनियम 1985 के 52वें संविधान संशोधन में 3 स्तर पर। कौन कौन? पहला, चुने हुए के लिए क्या रखा गया है? 2 शर्त है। कौन कौन? यदि स्वेच्छा से छोड़ता है, और दूसरा सदन के अंदर पार्टी व्हिप को नहीं मानता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं। दूसरा, यदि कोई निर्दलीय चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, अर्थात निर्दलीय मंत्री संतरी तो बन सकते हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। और नाम निर्देशित सदस्य जो है वो 6 माह के बाद किसी अन्य दल के में जाने की घोषणा कर देते हैं, तो उनकी सदस्यता फिर चली जाएगी। अब है अपवाद, यानी कि इन सब चीज़ों के बाद कुछ अपवाद रखा गया। क्या क्या अपवाद है उसको देख लेते हैं। जो सदस्य पीठासीन अधिकारी हो, अर्थात जो सदस्य स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं, वो इससे परे होते हैं। क्यों परे हैं? क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। और आपने सुना होगा कि वो वोट तभी देते हैं जब मामला बराबर का आ जाता है, और वहाँ पे जब मामला बराबर का आ जाता है तो वो वोट किसी को भी दे सकते हैं। मान के चलिए कि मैं बीजेपी से एक निर्वाचित सदस्य हूँ और मैं विधानमंडल का स्पीकर बन गया, या लोकसभा का मैं स्पीकर हूँ, मामला बराबर हो गया। किसी एक विधेयक पर कांग्रेस और बीजेपी यानी कि पक्ष और विपक्ष में मामला बराबर हो गया। अब हमें वोट देना है, तो हम निष्पक्ष होकर वोट दे सकते हैं। हम कांग्रेस की ओर से भी वोट दे सकते हैं, हम भाजपा की ओर से भी वोट दे सकते हैं, और हमारे उस वोट देने पे कोई पार्टी यानी कि मेरी पार्टी यानी कि मैं जो बीजेपी से चुना गया हूँ ये नहीं कह सकता है कि आपने पार्टी के लाइन को नहीं माना। अर्थात जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इससे विमुक्त होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके बारे में माना जाता है कि वो जिस पार्टी से हैं अमूमन उसी की बात मानेंगे। लेकिन मैंने एक कानूनी प्रावधान आपको बताया, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं ये दल बदल अधिनियम से ऊपर होते हैं। दूसरा, दल में टूट हो गया। टूट का मतलब कि दल में 2/3 सदस्य जो हैं वो बाहर चले गए। अब यहाँ पे एक ध्यान देखिएगा कि कोई एक पार्टी है, ठीक है, जिसमें टोटल 12 सदस्य, 12 सदस्य का 2/3 कितना होगा? 8 सदस्य होंगे। तो 8 सदस्य टूट करके किसी अन्य पार्टी में चले गए तो उन पर फिर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। साथ ही वो जो 4 सदस्य बच गए हैं उन पर भी दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। अर्थात यदि कोई पार्टी में विभाजन हो गया, पार्टी विभाजित हो गई और किसी में चले गए तो उस पर फिर ये लागू नहीं होगा। साथ ही कोई पार्टी यदि विभाजित होती है,
बात समझिए, कोई पार्टी विभाजित होती है या पूरी की पूरी पार्टी ही किसी पार्टी में चली अन्य पार्टी में चली जाती है, तो उस पर भी ये सब दल बदल लागू नहीं होंगे। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा बहुत बार कि जहाँ छोटे छोटे पार्टियाँ होती हैं, उनके 2-4 जो सदस्य होते हैं पूरे के पूरे किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं। तो इस तरह के जो मामले होते हैं वहाँ पे दल बदल अधिनियम लागू नहीं होते हैं। मानिए कि कांग्रेस की कोई है या भाजपा की है या आम आदमी पार्टी की है, बसपा की है या जदयू की है, उसके 4 सदस्य हैं, चारों के चारों किसी अन्य पार्टी में चले गए, तो वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं हो गया। 4 में कम से कम 2/3 भी चले गए तब भी लागू नहीं होगी, और जो 1/3 बच गए उन पर भी ये लागू नहीं हो। 2 चीज़ें थी, पहला पार्टी में टूट 2/3 होता है या संपूर्ण पार्टी का विलय हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दल से निलंबित होने। देखिए हमने आपको क्या बोला, यहाँ पे था कि दल से छोड़ दिया और दल से निलंबित हो गया। दल से छोड़ना और निलंबित होना दोनों में अंतर होता है। हमने स्वेच्छा से दल को छोड़ दिया, हमने दल के व्हिप को नहीं माना और दल ने हमको बाहर कर दिया, तो फिर खत्म हो गया। लेकिन हमने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जो दल को नागवार गुजरे, या राजनीतिक पार्टी को लगता है कि अमुक जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं दल विरोधी कार्य कर रहा है, तो पार्टी हमें निलंबित कर सकती है। आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी सदस्य को, भाजपा ने अपने किसी सदस्य को 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो जब यदि कोई निलंबित होता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो सिर्फ अपने पद से अपने पार्टी से निलंबित। तो अर्थात कोई व्यक्ति यदि निलंबित होता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये 4 कंडीशन है जहां पे ये अपवाद है। पहला जो पीठासीन अधिकारी हैं, दूसरा संपूर्ण पार्टी का विलय हो गया या 2/3 कम से कम टूट गया, और चौथा जो दल से निलंबित होते हैं। तो 4 अपवाद हैं, 4 मुख्य बातें। ये जो 4 मुख्य बातें हैं, 2 किसी पार्टी से चुने हुए सदस्य के लिए, एक निर्दलीय के लिए और एक नाम निर्देशित के लिए। तो ये है इनकी योग्यता और अयोग्यता संबंधित मामला। अब है कि ये मामले कौन निर्धारित करेंगे, इस पर कानूनी प्रावधान क्या है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो अब देखते हैं इसके निर्धारण पदाधिकारी तथा उससे संबंधित मामलों को। देखिए ऐसे तो कथा कहानी और मामले को देखा जाए तो बहुत बड़ी मामले हो जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में राजनीति भी जुड़ी होती है, तो सुनने में बहुत मज़ा लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन हम उन अव्यवहारिक राजनीतिक बातों को छोड़ करके सीधा परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से इसको समझेंगे, और साथ ही एक स्वस्थ नागरिक होने के नाते इसके जो कानूनी प्रावधान हैं उसको देखते चलेंगे। तो देखिए, किसी भी दल बदल अधिनियम के तहत जो व्यक्ति अयोग्य होगा या अयोग्य होगा, उसका निर्धारण कौन होगा करेगा? तो उसका निर्धारण उस सदन का अध्यक्ष करता है, अर्थात जो लोकसभा के सदस्य हैं या विधानमंडल के सदस्य हैं, जिस भी विधानमंडल के, तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वहाँ के सदस्यों के अर्हता और निर्हता के बारे में तय करेंगे। अब ये जो तय करेंगे उनका फैसला अंतिम होता था, मतलब वो जो कह दिए सो कह दिए। तो कालांतर में एक मामला आ गया, एक नागालैंड के विधायक थे, ठीक है, किहोतो होलोहन मामला। किहोतो होलोहन मामला जो है 93 में, कहीं कहीं आपको 92 मिलेगा। हमने लक्ष्मीकांत की किताब से उठाई है, वहाँ पे 93 लिखा हुआ, हालांकि कहीं कहीं 92 भी मिलता है। तो किहोतो होलोहन जो मामला था वो नागालैंड के विधायक थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। और ये जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये जो निर्णय था वो लैंडमार्क निर्णय बना। हमारे जो भारतीय संविधान और भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो न्याय निर्णय है उसमें ये मामला एक, क्या कह सकते हैं, एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब मील का पत्थर इसलिए, यहाँ पे 2 चीज़ें थी। पहला कि न्याय कौन करेगा, न्याय करने की अंतिम शक्ति किसके पास, साथ ही सदन जो चलाते हैं उसमें क्या कोर्ट घुस सकती है, क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। यही ये मामला जो था, इसी के आधार पे इसको लैंडमार्क मामला माना गया या मील का पत्थर माना गया। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमारे यहाँ सीधा बात है, कोर्ट या माननीय कोर्ट जो है वो न्याय कर देंगे, सदन चलेगी, कैसे चलेगी ये सदन के लोग तय करेंगे, और सदन के लोग जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं, और इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाया। अर्थात सदन कैसे चलेगी, सदन चलने की प्रक्रिया क्या होगी, सदन के लोग अधिकारी कैसे होंगे, कर्मचारी वृंद कैसे होंगे, हम किन अधिकारी को बोलने देंगे, किसको नहीं बोलने देंगे, ये सारा मामला जो सदन के अध्यक्ष करते हैं। कोर्ट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये कोर्ट के जो क्या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखते हैं।
एक दूसरे में दोनों इंटरफेयर नहीं करते। जब ये मामला आया कि हो तो होलोहन मामला जब आया, तब माननीय कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके पहले क्या था कि दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्भरता संबंधी निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है और उसका फैसला अंतिम होता है। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो फैसला कर रहे हैं, अर्थात वो न्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। लेकिन न्याय करने का मामला किसके पास आता है? न्याय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? माननीय कोर्ट के पास है। कोर्ट ने इसी बात को पकड़ा कि आप सदन नहीं चला रहे हैं। बात को ध्यान रखिए। सवाल ये उत्पन्न हो सकता है, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ सकता है, मेंस में आपसे सवाल पूछ सकता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो न्याय निर्णय का मामला है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम इसको देखेंगे और अध्यक्ष के हाथ से मामला चला गया। क्या ये अध्यक्ष या सदन के प्रक्रिया में माननीय कोर्ट का घुसाव है, घुसपैठ है, या सदन इसको रोक पाने में असमर्थ रही? नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी मामले में घुस नहीं रहा। सदन कैसे चलेगी, सदन को कौन चलाएगा, सदन किस प्रकार चलेगी नहीं चलेगी, उठेगी बैठेगी सोएगी, ये सब सदन के अध्यक्ष देखते हैं। माननीय कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे मामला क्या होगा कि बदल के आधार पे, दल परिवर्तन के आधार पे आप न्याय कर रहे हैं, सदन नहीं चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। न्याय करना अलग मामला है, सदन चलाना अलग मामला है। तो चूंकि आप न्याय कर रहे हैं, तो जब न्याय करेंगे तो हो सकता है मानवीय भूल हो सकती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि जहाँ पे मानवीय मस्तिष्क लग के कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे भूल की संभावना बनी रहती। साथ में चूंकि ये मामला राजनीतिक है, सत्ता के बनने और बिगड़ने का मामला है, बस समझ रहे हैं, सत्ता के बनने और बिगड़ने का मामला है, तो इसमें किसी भी दुराग्रह से और किसी न किसी प्रकार के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। माननीय कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला अर्ध न्याय का है तो न्याय करना मेरा काम है, अर्थात 10वीं अनुसूची जो ये आपको अधिकार दे रहा है कि इससे संबंधित सारे मामले आप ही देखेंगे, हम उसमें अतिक्रमण करते हैं। चूंकि आप सदन नहीं चला रहे हैं, आप न्याय कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्याय करने का अधिकार भारत में मेरा है और हम इस पर न्याय करेंगे। और यही मामला जो था वो किहोतो होलोहन मामला था। हालांकि मामला बहुत बड़ा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि आपने कोई निर्णय दिया और निर्णय से किसी को असुविधा उत्पन्न होती है और वो हमारे पास आते हैं तो हम उसमें फैसला करेंगे, और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। परीक्षाओं में जब आपसे प्रश्न पूछ दे कि जब 10वीं अनुसूची के तहत जो सदस्यों के अर्हता और निर्भरता संबंधी मामले होते हैं उसमें माननीय कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, माननीय कोर्ट घुसपैठ कर सकती है, माननीय कोर्ट कोई सदस्य माननीय कोर्ट में जा सकता है, तो जाएगा, जरूर जाएगा। पहले ये मामला नहीं था। किस मामले में लाया गया? किहोतो होलोहन मामला। ये कौन थे? नागालैंड के विधायक थे। देखिए, छोटे छोटे राज्यों में सब चीज़ें ज़्यादा होती है ना, वहाँ 10-20 विधायक ही होते हैं, 1-2 हट गया बस पार्टी क्या कहते हैं, सत्ता का समीकरण बिगड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ से सबसे पहले से आया। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और देखिएगा कि 10वीं अनुसूची में जो दल बदल अधिनियम लाया गया था उसको में ये भी प्रावधान रखा गया था कि सदन या ऐसे भी आप जब सदन के बारे में पढ़ेंगे तो सदन के संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के संचालन के लिए माननीय अध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं, और सदन कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी इसके बारे में विस्तृत नियम बनाने का जो अधिकार है अध्यक्ष को प्राप्त है। और जो नियम विनियम बनेगा उसे सदन के समक्ष रखा जाता है 30 दिनों के अंदर। मान के चलिए कि हम सदन के अध्यक्ष बने और हम सदन को ऐसे ऐसे चलाएंगे, हम सदन के लिए बारे में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं, उस सारे नियमों को सदन के समक्ष रखा जाता है 30 दिनों के अंदर, और सदन उस पर अनुमोदन देती है, या कुछ सुधार वगैरह है तो उसको सुधार कर सकती है, या अस्वीकार करने का मामला है तो अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन सदन कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा ये सारा मामला सदन और सदन के अध्यक्ष का मामला है। लेकिन चूंकि ये मामला अर्ध न्याय यानी कि न्याय से संबंधित था, कौन सा? दल बदल से संबंधित, यानी कि कोई सदस्य क्या कहते हैं, सदस्य रहेगा कि नहीं रहेगा। चूंकि ये निर्णय का मतलब न्याय निर्णय हो गया, ये अध्यक्ष करते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे देख सकती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। माननीय कोर्ट ने यही इस मामले में कहा। तो हमने अभी आपको क्या बोला कि 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति सदन के अध्यक्ष को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा कि 10वीं अनुसूची के उपबंध जो है उसको प्रभावी बनाने की शक्ति किसके पास है? सदन के अध्यक्ष के पास है। और
अध्यक्ष इससे संबंधित कोई भी नियम बना सकते हैं और जो नियम बनेगा वो 30 दिनों के अंदर सदन के समक्ष रखना होगा और सदन इसमें कोई भी सुधार, तोड़ जोड़ या स्वीकृत कर सकती है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको डिटेल में बता दिया आपको। अब देखिए मामला कैसे आएगा, बात समझ रहे हैं, मामला कैसे आएगा इसको भी संक्षेप में समझ लेते हैं। मान के चलिए कि कोई एक सदस्य शिकायत करता है या मामला लाता है कि भाई हमारे ही पार्टी के आमुख जो सदस्य हैं उन्होंने दल विरोधी काम किया है। तो जब ये मामला अध्यक्ष के संज्ञान में आएगा तो अध्यक्ष उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध मामला लाया गया उससे पूछताछ करेंगे, उसके लिए जांच कमेटी भी बैठा सकते हैं या संसद के विशेषाधिकार समिति के पास उसको भेज भी सकते हैं। यानी कि वो जो न्याय निर्णय करेंगे वो पूरी तरह से सोच समझ और पूरे जांच पड़ताल के बाद ही करेंगे और उसके बाद वो जो फैसला देंगे वो फैसला होगा। और किसी व्यक्ति को लगता है कि वो फैसला सही नहीं या उस फैसले में त्रुटि या उस फैसले से संतुष्ट नहीं, तो पहले की हो तो होलोहन मामला से पहले चूंकि अध्यक्ष का मामला प्रभावित था तो वो नहीं जा सकता था, लेकिन की हो तो होलोहन मामला के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और वहाँ मामले को देख सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक झोला है। क्या झोला है? समय का। अर्थात कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि कितने समय के अंदर वो मामले को निपटाएंगे। अर्थात सांप चली गई लाठी पीटा जा सकता है, अर्थात सत्ता का खेल बन बिगड़ सकता है, बाकी अपना जो देखना है देख सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये व्यंग्यात्मक बातें हैं। अब इसके बाद देखिए एक चीज जो छोटी सी है, हमने इसमें लिख रखा है कि 52वें संविधान संशोधन में कुछ सुधार 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। तत्कालीन अटल बिहारी की जो सरकार थी उसने कुछ सुधार किए। कुछ सुधार ये किए कि एक दौर जो था उस समय, जो सीनियर होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं या उस समय के न्यूज़पेपर और अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओं के जो पुराने होंगे उसमें देख सकते हैं कि जम्बो मंत्रिमंडल बनता था। अर्थात जितने लोग असंतुष्ट हैं सबको मंत्री बना दो, जितने लोग नहीं मान रहे हैं सबको मंत्री संतरी कुछ न कुछ बना दो। तो मामला ये होता था कि किसी किसी राज्य में 80-80, 100-100 मंत्री होते थे। भला बताइए, राज्य के संसाधनों पर उन्हें पाला जाता था, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। तो तत्कालीन जो सरकार थी उसने कुछ प्रावधान किए और क्या किए, जो प्रावधान, हालांकि 51वां संविधान संशोधन जो था 2003 में उसमें बहुत व्यापक प्रावधान था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मुख्य थी और दो ही चीज़ मुख्य थी, उसको हमने लिखा है। पहला क्या किया गया कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल का 15% होगा। यानी कि जो जम्बो मंत्रिमंडल बन रहा था, किसी भी प्रकार के असंतुष्टों को खुश करने के लिए मंत्री बनाया जा रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। यानी कि केंद्र में जो भी सरकार बनेगी प्रधानमंत्री समेत कुल लोकसभा के 15% ही सदस्य मंत्री परिषद में शामिल होंगे। अर्थात जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा के हैं, मान के चलिए कि तत्कालीन लोकसभा में 400 सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, तो 15-25 से ज़्यादा लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते। मान के चलिए अभी 1552 है तो 77-78 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। इसके अलावा राज्यों में कहा गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार 15% से अधिक परंतु 12 से कम नहीं होगा। यानी कि जिस भी राज्य में, मान के चलिए किसी राज्य में 40 हैं तो 15 कितना होता है, 15 चौके 60, 6 होता है। लेकिन वहाँ प्रावधान रखा गया कि 6 में तो काम चलेगा नहीं, तो भाई ठीक है आपका कम है तो आप 12 रख सकते हैं। लेकिन जहाँ बड़ा है वहाँ पे 15 से कम, 15% से अधिक नहीं होगा। ये दो मुख्य बातें थी। इसके अलावा और बातें रखी गई थी कि जो व्यक्ति दल बदल से ग्रसित हो गया, यानी कि जो व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य दल बदल से प्रभावित हो गया और दल बदल के कारण उसकी सदस्यता चली गई, तो फिर वो व्यक्ति मंत्री संतरी नहीं बन सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है कानूनी प्रावधान था। मैंने दल बदला और 6 महीना रह गया, 6 महीना बाद निर्णय होगा, देखा जाएगा। ये सब चीज़ें जोड़ी गई। हालांकि ये सब राजनीतिक बातें होती हैं जो एक अलग मुद्दा होता है। मैं उस सब का कथा कहानियों नहीं सुना रहा हूँ, सीधी सी बात है। परीक्षाओं में जो आपसे पूछेगा हमने उस चीज़ को यहाँ पे तथ्यात्मक दृष्टि से रखा है। तो 52वें संविधान संशोधन में फिर थोड़ा बहुत कब सुधार किया गया, थोड़ा नहीं, हालांकि अच्छा सुधार था, लेकिन जो 52वें में सुधार किया गया वो 51वें संविधान संशोधन 2003 के तत्कालीन अटल बिहारी की सरकार ने की थी। और जो सबसे बड़ी इसमें सुधार थी वो यही थी कि केंद्र में, यानी कि जो सरकार केंद्र में सरकार बनेगी उसमें कुल सदस्य प्रधानमंत्री को मिलाकर के 15% से अधिक नहीं होगी और राज्यों में भी 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु मिनिमम 12 होंगे।
अब ये क्यों लाया गया था? उस दौर में मैं देखता था कि समाचार पत्रों में पढ़ता था कि भाई जम्बो मंत्रिमंडल बनाया गया, वहाँ 100 से अधिक मंत्री हैं, 150 से अधिक। अरे भाई क्या है, सबका सब जितने भी असंतुष्ट है सबको मंत्री बना देगा, बिना विभाग के मंत्री हैं, कुछ मतलब काम नहीं है फिर भी वो मंत्री हैं। तो ये एक तरह की जो राजनीतिक तुष्टीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं इसके द्वारा लगाम लगाया गया। अब जो मामला है कि अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है और यह मन में लाया जा सकता है कि ये जो दल बदल अधिनियम लाया गया या जो दल बदल परिवर्तन कानून लाया गया, इसके लाभ और हानि क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी कानून बनता है तो उसके कुछ न कुछ लाभ होते हैं, कुछ न कुछ हानि होती है। इसमें सबसे बड़ा लाभ जो हुआ वो सरकार के अस्थायित्व को हुआ। सरकार के जो अस्थायित्व थी वो पहले प्रभावी हो जा रही थी। अब है कि एक बार जब सरकार बन गई, अर्थात कोई व्यक्ति जिस किसी पार्टी से निर्वाचित हो गया, तो अमूमन जल्दी वो अपनी पार्टी की सदस्यता सदस्य रहते हुए विधानमंडल या लोकसभा का सदस्य रहते हुए नहीं छोड़ता है। इससे क्या होता है कि सरकार का अस्थायित्व बढ़ा और साथ ही पार्टियां जो थी वो डरते जो रहती थी कि कब कौन छोड़ दे, वो चीज़ नहीं हुई। दूसरा इसमें जो घाटा क्या हुआ, कमी क्या हो गई कि एक व्यक्ति के रूप में सदन के जो सदस्य थे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो गई। ध्यान दीजिए, सदन में हर एक सदस्य को बोलने के से निर्मुक्ति प्राप्त है, अर्थात वो कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय कोर्ट के या किसी भी क्या कहते हैं उच्चतम न्यायालय के या किसी भी प्रकार के न्यायाधीश को या किसी के जबरन मानहानि को छोड़ करके किसी भी चीज़ों पर वो बोल सकते हैं, उनको बोलने की आज़ादी प्राप्त है। वो साधारण व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, लेकिन वो जो आज़ादी है वो सदन के अंदर ही प्राप्त है, बाहर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो दल बदल अधिनियम लाया गया वो कहीं ना कहीं इससे लोगों के बोलने की जो क्या कहते हैं आज़ादी थी उस पर कहीं ना कहीं एक प्रतिबंध लगाया। हालांकि ध्यान रखें, यहाँ पे क्या है कि बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है ऐसा मानना है। हालांकि बोलने पर कोई बहुत बड़ी प्रतिबंध नहीं है, सीधा मामला है पार्टी व्हिप की। कोई एक विधेयक है, इसको ऐसे समझिए कि कोई एक विधेयक है, मैं भाजपा का या कांग्रेस का सदस्य हूँ, कोई एक विधेयक है जिस पे मेरी पार्टी ने बोला कि आपको इसमें समर्थन करना है और मैं जिस समुदाय से आता हूँ वो समुदाय इससे प्रभावित होने वाली है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं सदन से बाहर या पार्टी लाइन के अंदर तो बोल सकता हूँ लेकिन सदन में नहीं बोल सकता हूँ। ये इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम था। कालांतर में गोस्वामी समिति या चुनाव सुधार या क्या कहते हैं पार्टियों से सुधार जो समिति थी बनी थी, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, उन्होंने सुझाव दिया कि एक काम कीजिए, पार्टियां जो हैं अपने अंदर लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दें। हालांकि हमारे यहाँ सभी पार्टियां ढोल तो पीटती हैं कि वो लोकतंत्र चलाती हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देती हैं, लोकतांत्रिकरण को प्रभावी बनाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर खुद का जो लोकतंत्र है वो निष्प्रभावी है या उतना ही है जितना लोग देख पाते हैं। आपने सुना होगा कि ऊपर से आदेश आया है, आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं बिग बॉस ऐसा चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो सुधार के लिए कालांतर में जो कतिपय बहुत सारे समिति बनाए गए, उन्होंने इसको बोला। हालांकि ये सब कौन मामले हैं? सीधा मामला ये है कि दल बदल अधिनियम जो है वो कुछ चीज़ों में रोकने में कामयाब हुआ लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं हुआ। पहले क्या था कि एक एक दो विधायक जो भाग जाते थे, एक एक दो सांसद जो चले जाते थे, उस पर ये रोक लगा दिया। लेकिन अब तो 2/3 जा सकते हैं, अर्थात आपके पास मोटा पैसा है, मोटा दिमाग है, मोटा ताकत है तो जोड़ लगा सकते हैं, कमजोर हैं तो नहीं लगा सकते। तो ये था हमारा आज का दल परिवर्तन अधिनियम या दल बदल अधिनियम और इससे संबंधित प्रावधान। हमने जो भी बोला है वो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बोला है और इसके लिए हमने डी.डी. बसु, सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत किताब और कुछ पत्र पत्रिकाओं से सारे नोट्स को उठाया और उसी को यहाँ रखा है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।